लेकिन के शर्मा जी, छात्रों की गूंज के बीच में जो ये युवा संवाद है, क्या लगता है आपको कितना असरदार होगा? निश्चित तौर से राजीव जी, युवा देश के भविष्य हैं और युवाओं से संवाद यह बहुत आवश्यक भी है। और इस बात को हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बहुत पहले से ही समझा है और यही कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद के कार्यक्रम, युवा नव मतदाता सम्मेलन, ऐसे तमाम योजनाओं को पिछले कई वर्षों से चला रही है। और जो हम तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का है। युवाओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं समझता हूं कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी उसे बड़ी गंभीरता से लेती है और इस देश का युवा राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, उसकी राष्ट्रीय चेतना जागृत है। इसलिए वो इस बात को भी समझती है कि वंदे मातरम जो गीत है वो जिस राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, आज उसका जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी उसका अपमान कर रही है, जिस ढंग से उसका बहिष्कार कर रही है, निश्चित तौर से यह देश का युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश का युवा राष्ट्रीयता के प्रति उतना ही कटिबद्ध है। क्योंकि राष्ट्र है तो सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र को यदि विभाजन करने की कोशिश की जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने 1937 में वंदे मातरम गीत के 2 टुकड़े किए, फिर देश के 2 टुकड़े किए और अब आने वाले समय में वो पुनः चाहती है कि इस देश के कई टुकड़े हों। इसलिए इस देश का युवा, इस देश की एकता का प्रतीक, वह निश्चित रूप से वो देश की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहेगा। तो निश्चित तौर से वह देश में चेतना के प्रतीक जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके भी टुकड़े को, उसके भी जो 2 टुकड़े करके कांग्रेस पार्टी जिसको अपना ये समझ रही है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो इसका भी विरोध इस देश की युवा ही कर रहा है, इस देश की युवा ही करेगी और उसका खामियाजा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं चाहता हूं इस पर आप अब रिएक्ट करें कि आपकी देशभक्ति को ही उस संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप क्या वाकई देशभक्त हैं भी? आप छात्रों की गूंज तो कर रहे हैं, तो छात्रों की बात आप क्या करेंगे? आप तो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं। राजीव भाई कहते हैं ना कि हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर और भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुम पर जंतर मंतर। भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहना है कहें, भारतीय जनता पार्टी वाले नैरेटिव हार गए। आप देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, आपको झंडे की भी बात बताऊंगा, वंदे मातरम की भी। पहले एक चीज सुन लीजिए राजीव भाई, आज तक पिछले 2014 से आज तक आप हमें एक कोई लाइन बता दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्सेस राहुल गांधी। हमेशा यह रहता था कि मोदी शाह, मोदी जी की ये नीति, मोदी जी की वो नीति। आज भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव और परसेप्शन दोनों हार गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जी वृद्ध हो गए। अब उन्होंने कहा कि नितिन नवीन वर्सेस राहुल गांधी। हम इसका स्वागत करते हैं। एक बात। दूसरी बात आप आ जाइए, अभी इन्होंने बड़े बड़े युवाओं की बात करी, बड़े बड़े क्या नाम देश की बात करी। मैं आपको पहले तो वंदे मातरम पर ही बता दूं, मैं चुनौती देकर के आदरणीय के शर्मा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको कहता हूं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था वो बता दें और 2026 में भारत का क्षेत्रफल आज कितना है वो बता दें। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कौन देशभक्त है और कौन सी पार्टी देशद्रोही है, कौन सी पार्टी चाय पिला करके, झूला झूला करके अपने देश में अतिक्रमण करने देती है, अरुणाचल प्रदेश में, गलवान में और लद्दाख में, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ गद्दारी करके
क्या नाम जो है यूएस ट्रेड डील करती है, जिसमें यूएस कहता है कि साहब हमारा किसान तो यहां पर 0% टैरिफ करेगा और हिंदुस्तान का किसान अगर अपना प्रोड्यूस का अमेरिका बेचता है तो उसको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो गद्दार कौन है, देश को तोड़ने वाला कौन है, इसके बारे में आपको दूसरी बात और बताता हूं। तो ये जो बात अभी के शर्मा जी कह रहे थे राष्ट्रगान के लिए और राष्ट्रगीत के लिए, तो जो चीज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन 4 लोगों ने मिलकर के तय की थी कि 2 स्टेंजा गाए जाएंगे, वही हम गा रहे हैं और आगे भी गाएंगे। अंग्रेज हमको मारते थे, इन लोगों की सुरेंद्र जी, मुखबिरी अब तो से। संसद संघियों से की कानून मुखबिरी पारित हो गया ना, अंग्रेज हमें कानून बन गया है, उसका पालन नहीं करेंगे आप? तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं सर, आप जवाब तो सारे हैं मेरे पास। हम संसद से पारित हर कानून को सर माथे पर रखते हैं। जहां जहां सरकारी कार्यक्रम होगा, जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे। और जहां जहां हमारे अधिवेशन होंगे, जहां जहां हमारे कार्यक्रम होंगे, वहां हम 2 स्टेंजा गाएंगे। ये बहुत क्लियर है। देश में जहां पे सरकारी कार्यक्रम हो रहे होंगे, वहां पर 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम हम सब लोग गाएंगे, पूरा हिंदुस्तान गाएगा। लेकिन जहां पर हमारा अपना कार्यक्रम जैसे हम गाते आए हैं 1937 से, वैसे हम गाते रहेंगे। ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अफगानिस्तान, पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अफगानिस्तान जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, देश को तोड़ रही है। ये सारी बातें कर क्यों रही है? क्योंकि ये लोग जेनजी से हार गए। ठीक है, ठीक है। इस पर के शर्मा जी रिएक्शन, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा कि वो क्लियर कह रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है, कंप्लीट कर दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड सर जी। तो बात सबसे बड़ी ये है, आपसे बताएं राजीव भाई, कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव भी हार गई, परसेप्शन भी हार गई। इसलिए आज लोगों को नौकरी ना देनी पड़े, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को, अल्पसंख्यक को, अगर इनको इनका अधिकार ना देना पड़े, अडानी और अंबानी के सामने सारे देश के संसाधन गिरवी रख दें, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाएं और नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के समय पीओके न ले। ये तो कह रहे थे कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने में पीओके आ जाएगा। कहां है पीओके? ठीक है, के शर्मा जी, मतलब इसका आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी वो बता रहे हैं, पूरा क्लियर है। हमारे कार्यक्रमों में हम 2 स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रम होंगे, पूरा वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन आप बताइए कि इस समय भारत का क्षेत्रफल कितना है? नहीं, यही तो नियत में खोट है राजीव जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि आप हार गए, ये हार गए। लोकतंत्र में राजीव जी जनता जनार्दन होती है और जो जनता की सोच होती है सरकार को उसी रूप में काम करना पड़ता है। लेकिन इस देश में ये भी उदाहरण है, 70 के दशक में यही छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट खड़ी हुई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी और पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। यह एक सोच है और एक दूसरी सोच है जो इस समय मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। तो हम तानाशाह नहीं हैं कांग्रेस की तरह, और ना हम तानाशाही पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और निश्चित रूप से जनता जनार्दन की भावना को स्वीकारना चाहिए। अब ये जो टाइटल है तो आपने दिया नितिन नवीन राहुल वर्सेस राहुल, ये तो हमारा तो टाइटल है नहीं, लेकिन आपने अपने डिबेट का हिस्सा इसको बनाया है, तो मैं इसको क्या कहूं। लेकिन क्या है, कांग्रेस के लोगों की 90 हार देखते देखते, पिछले 20 साल से राहुल गांधी की असफलता को देखते देखते उनको समझ नहीं आता कि मैं किस बात पर यह प्रशंसा कर लें राहुल गांधी की। मुझे हंसी आती है, इतना राजनीतिक दिवालियापन कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हो गया है, कांग्रेस पार्टी का हो गया है। अरे आप जो नेता आपका 20 साल में जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसको आप कहीं से सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से। और लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, 1901 बात पूरी कर दूं, 1937 का हम रेजुलेशन मानेंगे साहब। प्रश्न यह है कि 1937 में कांग्रेस पार्टी को यह रेजुलेशन लाना क्यों पड़ा? किसके दबाव में उन्होंने वंदे मातरम के गीत को 6 छंदों से 2 छंद किया? उसके पहले तो 20 साल तक तो आप पूरा गाते थे साहब।
पूरे 6 छंद गाते थे और कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाते थे। लेकिन जब 1923 में मोहम्मद जिन्ना ने कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध किया और यह कहा कि यह पूरा नहीं गाया जाना चाहिए, यह गीत नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपने 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान के वोट के लिए आपने ये काम किया। और 1938 में इस बात का, राजपूत जी आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं। 1938 में नेहरू जी का जो पत्राचार मोहम्मद जिन्ना के साथ हुआ, जिसमें जिन्ना के 14 मांगों के संदर्भ में नेहरू जी ने जो पत्र लिखे, उस पत्र का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है क्योंकि आपकी तरफ सीधा टारगेट है। ठीक है कि उस समय भी आप सुरेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड में, फिर आज भी आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, यही आपकी नीयत है। जी, पहली चीज तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले आदरणीय के शर्मा जी को व्हाट्सएप नहीं, वैसे पढ़ लिख करके आना चाहिए। जिन्ना ने कांग्रेस कब छोड़ी थी जरा बता दें। 1923 में छोड़ी थी, 20 में छोड़ी थी या 37 में छोड़ी थी? कब छोड़ी थी जिन्ना ने कांग्रेस? जब जिन्ना कांग्रेस में था ही नहीं। जिन्ना तो आपका वो है भाई, पुरखा है, क्योंकि आप कहते हो, आरएसएस वाले कहते हैं कि गुजरात में के जो 100 सबसे बड़े सेनानी हैं, उसमें पहले 10 लोगों के बीच में जिन्ना है। ये मैं नहीं कहता, आरएसएस कहती है कि जो गुजरात से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो जिन्ना 10वें नंबर पर नहीं, 8वें नंबर पर है। पहले नंबर पर महात्मा गांधी है। ये जिन्ना, क्या नाम इसके अनुसार, आरएसएस के अनुसार। तो जिन्ना तो भाई आपके पुरखे, नंबर 1। नंबर 2, वैचारिक दरिद्र इतना मत बनिए कि आप जनता के लिए बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पैलेट गन चलवाई हमारे छात्रों के ऊपर, जो कह रहे हैं कि युवाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। पैलेट गन चलवा के युवाओं का ध्यान रखते हैं, लाठी मार के युवाओं का ध्यान रखते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ करके युवाओं का ध्यान रखते हैं। आप युवाओं को आतंकी और पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कह करके आप, या क्या नाम, युवाओं का ध्यान रखते हैं आप। या रात में 12 बजे नींद नहीं आ रही है तो वीडियो बना करके ध्यान रखते हैं। युवाओं के लिए किया क्या आपने? 29 लाख पद खाली है, 29 लाख पद खाली है। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच करके आप अडानी और अंबानी के नौकर बनाते हैं युवाओं को, और उनको भी नौकरी नहीं मिलती है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के दुश्मन हैं आप। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी बात है, मैं जवाब लूंगा क्योंकि शर्मा जी, लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मतलब आपके पीडीए में जेनजी कहां है? बीजेपी भी कैंपेन चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आपके पीडीए में कहां है जेनजी? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की हालत वो हो गई है, जैसे हम कहते हैं ना, वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, तुम एकता की बात करना। वो धर्म की बात करेंगे, तुम हिंदुस्तान की बात करना। वो वंदे मातरम पे बंटवारे की बात करेंगे, तुम छात्रों की एकता पे टिके रहना। छात्रों, युवाओं के भविष्य ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रगान कौन गाएगा? राष्ट्रगान गाने के लिए हमें युवाओं के, राष्ट्रों के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे छात्र, उनका भविष्य तो सुनिश्चित करना है। वो भविष्य अगर उनका सुनिश्चित नहीं होगा हमारे देश के लोगों का, तो राष्ट्रगान गाएगा कौन? राष्ट्रगीत के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रगीत की बात होती है भाई, संविधान, हम लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, ये उस पर राजनीति तो करते हैं। मैं तो आज सुबह देख रहा था, मैं इनसे पूछता हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं आपको, और आपके कैमरामैन भी निकल के जाएं, क्या इस देश के अंदर में जो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो रेहड़ी वाले हैं, हमारे जो रिक्शे वाले हैं, हमारे जो मजदूर हैं, क्या वो पूरा हमारा राष्ट्रगीत गा सकते हैं? वंदे मातरम पूरा गा सकते हैं? क्या उनको संस्कृति आती है? क्या इतनी संस्कृति आती है कि पूरा गा लें वो? तो इसके मतलब अगर वो पूरा नहीं गा पाएंगे तो राष्ट्रभक्त नहीं है। तो रेहड़ी वाला, किसान, हमारा मजदूर, कमजोर व्यक्ति, काम करने वाला, अगर वो नहीं गा पाएगा वंदे मातरम, तो क्या इस देश का राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा? या उस पर आप नहीं उन सभी के ऊपर टैग लगा देंगे कि राष्ट्रभक्त नहीं है जो नहीं गा पाएगा? सवाल यह है कि इसके भाव को समझने की जरूरत है। जो हमारा वंदे मातरम गीत है, उसके भाव को समझिए। यही शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां साहब, आपको जो कांग्रेस का भाव है, जो अभी सुरेंद्र जी ने बताया, वो कितना उचित लग रहा है कि भाई हमारे कार्यक्रमों में हम 2 स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रमों में 6 गा देंगे।
तो ये आपको कितना उचित लग रहा है संसद का? हाँ, इस पर भी मैं चाहता हूँ ना आप अपनी राय रखें। बहुत देर बाद आप आए हैं, मैंने कहा ये अच्छा, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, ये सब अशफाकुल्ला खान साहब हो, ये वंदे मातरम गाते गाते फांसी पे झूल गए ये सोच के कि हमारे जो आने वाला हमारे छात्र हैं, जो युवा है, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित होगा। वो इसलिए थोड़ी झूल गए थे कि आप उन्हीं छात्रों पे पैलेट गन चलाएगी हमारी सरकार, उन्हीं छात्रों के ऊपर AK-47 तान देगी, उन्हीं छात्रों को कील कांटी से वार कर देगी, वही हमारे किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछा देगी, वही किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाएगा, इन्हीं किसानों के हमारे किसानों की मौतें हो जाएगी अपना अधिकार पाने के लिए, इन्हीं किसानों के खिलाफ आप काला बिल लेके आ जाएंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था। वो तो फांसी पे इसलिए लटक गए थे कि मेरा देश आजाद होगा, भारत माता आजाद होगी। भारत माता में अगर पहली लाइन देखें, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, क्या है? स्वच्छ पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। यहाँ इंदौर में कितने लोग गंदे पानी पी के कितने लोगों की मौतें हो गई। हवा में AQI कितना होता है जहरीला, आप बताइए। यहाँ फसल फूल, यहाँ जो फसल लहराती रहेगी, क्या फसल, यहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जा रहे, जंगल नहीं काटे जा रहे, क्या किसी कंपनी को जंगल काट के नहीं दिया जा रहा है उसको इंडस्ट्री लगाने? मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो गाने का शार है, जो मूल भाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि सिर्फ उसमें राजनीति करना चाह रही है, सिर्फ उसमें राजनीतिक भाव देखती है कि नहीं इससे हमें राजनीतिक रोटी? पॉइंट आ गया डॉक्टर, ठीक है अनुराग जी, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। मैं क्योंकि शर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, लेकिन धीरेन्द्र आपको एक छोटा सा जवाब दीजिए। मैं छोटा सा एक जवाब देता हूं, एक छोटा सा जवाब देता हूं राजीव जी, बस दो बोलिए जल्दी। हाँ, अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि हम संविधान को, हाँ हम संविधान को मानते हैं। वंदे मातरम गीत गाने का जो नियम है वो ऑलरेडी संविधान का हिस्सा बन चुका है। अब ये यदि नहीं गाने की बात कर रहे हैं तो संविधान को कितना मानते हैं ये जनता विश्लेषण। ठीक है, मैं आ रहा हूं, ठीक है के शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए दूसरे मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको पूरा समय कंप्लीट कर दिया। एक बात पूरी कर रहा हूं। ये कह रहे हैं रेहड़ी पटरी वाले नहीं गा पाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, केवल मैं बता रहा हूं, उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं सर, वो वंदे मातरम नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, देने वाले कौन होते हैं? अब वंदे मातरम को तो नहीं अपनाना चाहते, वंदे मातरम को सार को नहीं अपनाना चाहते। अब राजीव जी, अनुराग जी आप कंप्लीट करें ना एक सेंटेंस से प्लीज, दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा मैं। अनुराग जी प्लीज, आप फिर फॉर्म में आ गए आप। अनुराग जी प्लीज सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट करिएगा। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं। ये ठीक प्रश्न कब सोचा था दलित को, मोहित जाटव को आप मेरठ में था, लेकिन नहीं गा पाएंगे तो क्या वो अपमान कर सकते हैं क्या? और यहाँ पे जो सोनिया गांधी ने, मोहित जाटव, जो सोनिया गांधी ने अपमान किया वंदे मातरम का, क्या कोई देश का नाम आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं इस तरह से बात रखने, क्योंकि दोनों की बात नहीं आ रही। मैं धीरेन्द्र जी, सिर्फ धीरेन्द्र जी को स्क्रीन रखिए आप। धीरेन्द्र जी, मतलब नौजवान सड़कों पर आया है, नौकरियां है नहीं, पेपर लीक मुद्दा है, वो कह रहे हैं इथेनॉल है, E20 है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और सरकार कह रही है वंदे मातरम गाओ। ये कैसे होगा? मतलब उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, और मैं कह रहा हूं कि सही बात है ना कि नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, इस पर बात होनी ही चाहिए ना, लेकिन इससे भटकाने के लिए न जाने तरह तरह के, कभी संसद भवन के थाने के बाहर बैठ जाओ। बिहार में जब चुनाव आए तो बैलेट से चुनाव करा, उसके सहारे पर लग जाओ। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखे नहीं कि अब पैलेट आ गया, बिहार में बैलेट बम और बिहार में उत्तर प्रदेश के लिए पैलेट गन। तो इस तरह की चीजों से छात्रों को आखिर हम क्या दे रहे हैं? सवाल यह है ना, सदन जब चल रहा था तो उसमें सुधार की बातें, आपकी राय आनी चाहिए थी। क्या नौकरियों के लिए सरकार कर रही है? सवाल अगर उनको पूछना था तो छात्रों के लिए ये पूछना चाहिए था ना कि आपने उनके शिक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया। सवाल ये वो तो पूछ ही रहे ना कि 29 लाख पद खाली क्यों हैं। मैं बता रहा हूँ कि और ये जंतर मंतर की बात जो किया वो वहां से हार गए हम, और उस हार में हम खुद को जीत महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चों के पास अगर उनकी सुनवाई की है तो ये मेरी जीत है। रांची की तरह सर फोड़ करके पत्रकारों पर हमने FIR नहीं किया है। लोकतंत्र अगर कहीं हम लोग आदर कर रहे हैं तो NDA की सरकार में कर रहे हैं। और युवाओं की जहां तक बात है तो खुद हमारे नेता चिराग पासवान जी युवा बिहारी हैं, और छात्रों के बीच में, जेन जी के बीच में, खास करके दलित जेन जी के बीच में
आज सबसे अगर देश में कोई लोकप्रिय है तो आदरणीय चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, अरे युद्ध भाई, बोले मोहित जाटव को और पीटा जिस गया तरह से आप SSB बीच में ना बोले, वहाँ पे बीच SSB में आप बुला नहीं के तो बोलिए आपकी ना। आवाज निकली क्या दलितों के लिए? आप नहीं, नाटक नहीं, करके अनुराग जी, मत उन्होंने बोलिए। बीच में नहीं टोका था, मोहित प्लीज। जाटव को एक पीटा गया बात। SSB उन्हें ऑफिस में, 30 आपने सेकंड में अपने कंप्लीट आप कर दिए। मैं अपने आशुतोष जी फिर आवाज आपके पास आ रहा हूं। बताइए। अनुराग कहाँ है आप? only 30 आपके seconds, नेता sir. बताइए। अनुराग जी, कहाँ है please. आप? आपने मेरठ में जो जाटव पीटा गया दलित का, वो व्यक्ति अरे दलित सुनो समाज से आता भाई है, जिस मेरे। व्यक्ति को आपने बुला के SSB ऑफिस में पीट दिया, इसके खिलाफ आपकी आवाज निकली क्या? नहीं अनुराग जी, निकली ना। देखो, जेन जी आपकी आवाज ये नहीं। डिबेट आप का ये दलित तरीका प्रेम पसंद नहीं आपका करती क्या है। राजनीतिक प्रेम है आपका। जेन जी ये जब आपको समझती है सरकार कि के जिसका सरकार नंबर से आए गलती वही होती है, बोले, सरकार दलितों को और अगर आपके सरकार पास का बहुत सारे पीट रहा तर्क है, होंगे, मैं तब समझ रहा हूं, आवाज बस जब नहीं आपका उठाएंगे। नंबर आ जाए ये तब क्या एक होगा? साथ आप दलित उन्हीं प्रेम तर्कों को जरा रखेंगे, बताइए एक ही मुझे। बात को रिपीट ना करें अलग अलग सेंटेंसेस में। हाँ, धीरे दूसरा कुछ only बोलने 20 seconds now. दूसरी बात, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप ये बोलो ना, तर्क वो दलित देते नहीं था तो क्या? ये मोहित तर्क जाटव देते तो बहुत दलित है कि अच्छा नहीं लगता। बताइए। ये कुतर्क करते हैं और कुतर्क से जेनजी और युवा अच्छा, नफरत करते हैं। दलित समाज को कारण पीटा यही है जाए तो कि ठीक है। काम की कुतर्क बात नहीं करते है। हैं। हम आवाज उत्तर उठाएं तो प्रदेश आपको में कुतर्क नजर आता है, 10 लेकिन आप नहीं काशियों की हत्या उसी हुई में खड़े है, होंगे। हम तो उस पर खड़े होंगे मौन भाई। साधे अगर रहते किसी हैं। भी समाज ठीक है, और धीरेन्द्र जी, यहाँ आपकी पे बात भी आ गई। दलित की बात मैं अनुराग भी करते हैं। आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आशुतोष आपके पास आना चाहता हूं कि आप इस समय देश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सुन रहे हैं, उनके काम को आप देख रहे हैं। क्या ये लोग जेनजी को एक्चुअल में समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो युवा के मन की भावनाओं को समझ रही हैं। वो वंदे मातरम भी गाना चाहता है, लेकिन वो कहता भाई हमारी परीक्षा ठीक करो, एजुकेशन को रिफॉर्म करो। वो ये कहता है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराइए। उस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही। पूरी चर्चा को मोड़ के वंदे मातरम पे लाके खड़ा कर दिया गया है। सीधी सी बात है। ये क्यों किया गया है? आप क्यों नहीं, सरकार की तरफ से यह कहा जाता कि हम 6 महीने का ब्लूप्रिंट हमारे पास है, इस 6 महीने के अंदर हम शिक्षा के में जबरदस्त तरीके से सुधार करेंगे। ये 3 स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा लाके खड़ी कर दी गई 1937 में। ये क्या है? इससे और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों की समीक्षा करने के लिए, उनको वहां पीटा जा रहा, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। ये क्या डिबेट है? आप मुझे बताइए। मैं बच्चे आपको अपराध तो नहीं कर रहे, अगर कहीं स्कूल अगर गलत तबेले में बन रहा है या कहीं दूसरी जगह पर है जो खतरनाक है, अगर कोई 10 बच्चे जाके अगर उसको ठीक करना चाहते हैं या उसके बारे में ऑडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? नहीं, लेकिन फिर एक हाँ, सवाल तो- ये है ना तो- कि उनको ऑडिट का अधिकार किसने दिया, और वो बीजेपी शासित नहीं। राज्यों में ही क्यों जा रहे हैं कि वो भी बहुत सिलेक्टिव है ना, उन पर भी पॉलिटिक्स नहीं। करने का ही आरोप लग रहा है। नहीं, देखो, बच्चों के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगाना होता तो फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। या तो सरकार तय कर ले कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो लोग थे वो एंटी नेशनल थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी, वो तो सरकार का काम कर रहा है ना, अगर वो जाके सरकार को बताना चाहता है कि आपके फला स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे काम कर रहा? सरकार को तो उसको स्वागत करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए बहुत अच्छा, आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने हमारी आंखें खोली हैं और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय उन बच्चों पे लाठियां चल रही हैं, उनको पीटा जा रहा। क्यों भाई? तो ये जेनजी से जुड़ने की बात नहीं। जो देश के बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा का प्रश्न है, उस पर डिबेट ना हो, इसलिए दूसरे मुद्दे उठाए खड़े किए जा रहे हैं। आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि जो बच्चे वहां स्कूल का ऑडिट करने गए थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई? उल्टे वहां के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे। सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री हिंसा को बढ़ावा दे रहा, ऐसे मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो प्रोवोक कर रहा, लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, जेनजी की मुख्य मुद्दे क्या हैं? वो शिक्षा पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं। इस पे कोई पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ती। बेसिक सवाल ये है। ठीक है, मैं इस पर के शर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सूर्या मिथिल, आपकी भी राय आना जरूरी है कि जेनजी को लेकर आपका थॉट क्या है, और जो अब कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि क्या अब जेनजी की अहमियत समझ में आ रही है इन राजनीतिक दलों को? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। 4 लाइनें सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कही थी, मैं भी 4 लाइनें ऐड कर देता हूं उनके साथ में। ना लाठी से डरे, ना हंटर से झुके, माटी की खातिर कभी कदम ना रुके,
गूंज रहा है आज भी उल गुलान का स्वर, गर्व है हर वीर बिसरा के वंशज पर। जिस प्रकार से झारखंड में लाठी भी खाई, डंडे भी खाए, रात को उनकी लाइट काट दी गई, माताओं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनको ना तो कोई जुनैद भाई बिरयानी खिलाने आ रहा था और ना ही कोई विदेशों से उनको खाना पहुंचा रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे उन वीर बिरसा मुंडा के वंशजों ने अपने संघर्ष से ना किसी गाली देकर, ना कोई बदतमीजी कर, ना कोई पत्थर चलाए बिना वहां पर सरकार को झुका लिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जंतर मंतर जैसा जो भयावह है इस देश में एक मॉडल तैयार हुआ पत्थरबाजी का, लाठी का, उसको हमें इंडोर्स करना चाहिए। पहली चीज। तो फिर सरकार झुकी क्यों उनके आगे? यहां पर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, देखिए फिर यही परेशानी है सर। परेशानी यह है कि अगर सरकार ने अपने युवाओं के संग बात की, समन्वय बैठाया और उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने मांगा ना कि इस्तीफा चाहिए हमको, तो उन्होंने दिलवा दिया, बात खत्म, आप खुश हो जाइए। लेकिन मैं इससे इतर एक और विषय पे आना चाहता हूं। यहां पर अभी वंदे मातरम का एक छंद गाया हमारे जो सभा के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं 6 छंद पूरे वो याद करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको इन वंदे मातरम के 2 छंद या 1 छंद गाने से पहले अपने नेता आजम खान के उन शब्दों पे भी क्षमा याचना करनी चाहिए जिसमें उन्होंने भारत माता को डायन कहा था। हमारे भारत रत्न और देश के संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को भूमाफिया कहा था। तब तो आपके मुंह में दही जम गया। आज वोटों की फसल यहां दिख रही है, काट सकते हैं, इसलिए आज आप वंदे मातरम गाने लग गए। उससे पहले भारत माता का कोई अपमान कर दे, देश के संविधान निर्माता कोई अपमान कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, यहां पर अभी जो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी चिल्ला के कह रहे थे कि 20 सेकंड में कंक्लूड करिए, फिर मैं सबकी चूंकि उंगलियां में एक-एक करके सबसे रिएक्शन ले लूंगा। हाँ 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। जी चिल्ला के कह रहे थे कि हम तो सरकारी कार्यक्रम में हम 6 छंद खाएंगे, लेकिन 2 छंद तो हम अपने पार्टी कार्यक्रम में गाएंगे। तो ढोंडिया जी, मैं ये भारत का संविधान लेके आया हूं और मैं यहां पूछना चाहता हूं इनसे, सुरेंद्र सिंह राजपूत से, कि मुझे इसमें किसी एक अनुच्छेद में यह बता दीजिए जिसमें आपको यह अधिकार दिया गया हो कि आपके पास में अपनी कार्य समिति में पारित करके राष्ट्रगीत का अपमान करने का अधिकार है। आप चाहेंगे तो 2 छंद गाएंगे, आप चाहेंगे तो 6 छंद गाएंगे। ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, सुरेंद्र जी इस पर जवाब दीजिए, फिर के शर्मा जी और अनुराग जी भी आपके पास भी आ रहे हैं। प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान की आत्माएं आज जिस प्रकार से रो रही हैं कि हमारे देश में जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी, उसमें उनके राष्ट्रगीत आपका बहुत एक जो सवाल है, मैं आशुतोष आपके पास भी आ रहा हूं। सुरेंद्र जी सबसे 30 सेकंड में सब अपनी बात रखेंगे प्लीज। अब सुरेंद्र जी, समय कम है, मैं सबके पास जाना चाह रहा हूं। हाँ सुरेंद्र जी। अब ये जो भी मैथिल साहब है, भारतीय जनता कौन सा अनुच्छेद है? काहे को खाम खा के शर्मा जी को बुला लिया आप लोग? एक मिनट, दो बातें बड़ी। पहली चीज, जिस आदमी को ये नहीं पता कि जो राष्ट्रगान के और राष्ट्रगीत के, अरे चुप रहिए यार, ये सूर्या जी ऐसे देखिए, इंटरप्ट कोई बीच में ना करे। आपने सवाल पूछा, उनका जवाब तो सुनेंगे। हाँ। जी क्या ये है? हाँ, 2 चीजें हैं, बड़ी स्पष्ट है। इनके रहते भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके से भी प्रवक्ता भेजने लग गए और आप लोग इस तरीके से भी रखने लग गए, ये क्वेश्चनेबल बात है। नहीं, पर देखिए, अगर उनका सवाल है तो उस सवाल को आप एक राजनीति से प्रेरित क्यों समझते हैं? सवाल है तो उसका जवाब दे दीजिए ना, अब सिंपल सी बात है, क्योंकि हर सवाल का आपके पास मैं जवाब, सवाल करने वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई। जवाब दे रहा हूं, लेकिन बताइए संविधान नहीं, सवाल करने वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीछे से ये क्या बेवकूफी है भाई? जवाब नहीं लेना चाहते आप? संविधान की आपने सभा पढ़ी है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो क्या नाम बहस है उसमें पढ़ी है? आपको पता है कि क्यों 2 छंद गाए गए? संविधान की सभा में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। बकवास मत करिए, बीच में मत बोलिए। राजीव ढोंडियाल जी ऐसे कुकर्मी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही हैं संघ के लोग कि वहां पे संविधान सभा को नहीं मानते। 1920 में जो जिन्ना जो है चला गया, ये बकवास करता है आदमी। सूर्या मैथिल जी, ये बकवास करने के लिए शर्मा ने बैठा रखा है इस आदमी को।
नहीं नहीं, एक इस जो जिसका आदमी नंबर को आएगा वही बोलें। बकवास 10 करने सेकंड के में लिए कंप्लीट भारतीय करें। जनता पार्टी ने और आज तक ने बैठा रखा है। सुरेंद्र जी, जिस उनके आदमी सवाल को का आप आपने जवाब बकवास दीजिए ना करने कि के जो लिए बैठा संसद से रखा है, पारित राजीव कानून गोविंद है, जी, आप जरा- 6 छंद क्यों नहीं गा रहे हैं? जवाब- सिंपल उसका जवाब दीजिए बस, कि हम इतना मैंने गाएंगे अपने कार्यक्रम मैंने में, कहा सरकारी ना में कि दूसरा गाएंगे। संविधान हाँ। सभा की जो संविधान सभा की बहस तो एक बार बताइए ना। संविधान ने जिस चीज को अंगीकृत किया था मूल आधार पे कि 2 छंद गाए जाएंगे, उसके बाद आज हम तो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में हम 6 छंद गाएंगे। अरे हमारे लोकसभा व्यक्तिगत में अब ये कार्यक्रमों में पारित क्या हो नाम गया, जैसे कानून राष्ट्रगान बन है, गया, मुझे ये राष्ट्रगान में बताइए। अबे बकवास मत कर मूर्ख जी आदमी। ठीक है, सूर्या मैथिल जी हो गया, आप दोनों की बात आ गई। मैं के शर्मा जी, के शर्मा जी, नहीं के शर्मा जी, मैं ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा हूं आज तक से। और देखिए, राजीव मैंने इस गोविंद पर से। उत्तर दे सुरेंद्र दिया। जी, मैं एक ऐसा जवाब तो नहीं है देना कि चाहता किसी हूं। को मतलब मैं बीच में किसी को कोई मेरे कहने पर बोल रहा है, मैं इंटरप्ट तो कर ही रहा मेरी हूं। बात नहीं आने आपकी पूरी बात आई है, जो आप ऑफिशियल मेरा दलित प्रोटेस्ट है। सुरेंद्र जी, जो आप तर्क रख रहे हैं वो तर्क आपकी पूरी बात आ गई है। भारतीय जनता राजीव जी, पार्टी अब के और शर्मा को भारतीय सुन लेंगे। जनता पार्टी के ये चाटुकार, राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी के ये चाटुकार हाँ, मैं- और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों को पूरा ऐसा है समय भाई, आज तक दे रहा गाली है। गलौज और करने से कुछ बाकायदा वो भी हमारे उतने ही सम्माननीय अतिथि हैं जितने आप हैं। सुरेंद्र जी, आपको विचारों पर आपत्ति हो सकते हैं, उनके अपने सवाल थे। सूर्या मैथिल नाम राजीव का जी, आदमी भारतीय राजीव जनता जी, पार्टी का चाटुकार राजीव है जी, और ये एक मिनट। देशद्रोह की बात कर रहा है। चल, ये ठीक है, संविधान शर्मा सभा जी। नहीं पढ़े हुए। राजीव के जी, शर्मा मुझे जी। मेरा समय बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। देखिए, मैं इतना ही कहता हूं, जब तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तो गाली गलौज की भाषा आती है। कांग्रेस की पुरानी आदत है और कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय वही कर रहे हैं। मैं तो उस प्रश्न पे आ रहा कांग्रेस की हूँ पुरानी जिस आदत प्रश्न नहीं है, का के.के. शर्मा, को ये आशुतोष भाजपा जी की ने पुरानी उठाया। आदत है। आशुतोष, भाजपा की पुरानी आदत अरे है। भैया आप चुप जैसे रहो भाई, सूर्या गाली मैथिल गलौज की आप के बात तुम कर रहे थे, जाने अब जाने बीच जाते में हो। आप वो करो। गाली गलौज के लिए अरे जाने काय जाते हो को चुप सुरेंद्र रहो? राजपूत। गाली अब गलौज एक के मिनट, तो आप गाली लोग गलौज माहिर हो। बंद करो। के.के. गाली गलौज के लिए शर्मा, जाने तुम और जाते प्रेम हो। शर्मा राजीव गाली गलौज के माहिर जी, हो। राजीव जी, मुझे बोलने आप दीजिए। इंटरप्ट ही करें ना मेरी माँ सुरेंद्र को जी, गाली देते हो। अरे भाई यार, इसी सुरेंद्र कार्यक्रम में जी। मेरी माँ को गाली देते हो। तुम्हारे अरे क्यों गाली गलौज के माहिर हो? अरे मानो तुमने ना। किस-किस की माँ को नरेंद्र गाली मोदी दी से लेकर है? प्रेम मैं शर्मा डिबेट को गाली डिरेल नहीं गलौज होने दूंगा, खैर, व्यक्तिगत छोड़ो, टिप्पणी से राजीव इतर जी। जाए। नहीं प्लीज, आप सब आप एक दूसरे इंटरप्ट न करें। सिर्फ के शर्मा जी की आवाज आ रही है बस। हाँ बोलिए के शर्मा। मैं आशुतोष जी के एक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि बच्चे गए थे वहां पर स्कूल का ऑडिट करने। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि वहां बच्चे नहीं गए थे। आशुतोष जी, थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए। वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे। तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है। और बीटी में जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है, आपको भगा दिया गया वहां से। वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे। और उनका जिन्होंने विरोध किया वो उसी गांव के युवा जो वहां के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ही किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम जी अपने गांव की व्यवस्था को बना सकते हैं। वहां इस तरह की पार्टी अराजक तत्वों या किसी की आके इस तरह की गतिविधि वहां पर हमें मंजूर नहीं है। तो ये बात पहले रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो ये एक स्पष्टता है। ठीक है। दूसरी बात, दोनों की बातों को वहां की सरकार ने लिया है, दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बस मैं एक जवाब और ठीक है आशुतोष, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अभी बार बार भदौरिया एक चीज बार बार कह रहे थे, मैं वही समझाना चाहता हूं। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ठीक है, देश के अन्य लोग पूरा नहीं गा पाएंगे या नहीं गा पाते होंगे, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं राजीव जी। आज कहीं भी हो वंदे मातरम गीत गाया जाएगा तो लोग सम्मान में खड़े होंगे ना। लेकिन 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में सोनिया गांधी ने जिस तरह से अपमान किया और सारी विपक्षी पार्टियां उसके समर्थन में खड़ी हुई और जिस ढंग से उन्होंने अपमान किया, रोकने का प्रयास किया, ठीक है, क्या ये गलत नहीं था? मैं इस पर इनकी जो है ठीक है, देश विरोधी ये मानसिकता पॉइंट है आपका, आपके पॉइंट आ गए। मैं अनुराग आपके पास आऊंगा, उससे तो पहले मैं ये आशुतोष कहना आपकी चाहता तरफ हूं था कि कि वो आप- बच्चे नहीं थे, वो एक पार्टी के ही अब एक तरीके से भले कार्यकर्ता थे और लगाएं, आम सम्मान आदमी तो पार्टी की करें। बी टीम बता रहे उन्हें जिन। देखिए मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं। एक मिनट, मुझे हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है, जो एंटी नेशनल आशुतोष रांका के साथ बैठ के साहब, आप तो फिर आप बीच में 14 साल
आप तो 10 साल से मोदी विरोध का चश्मा पहन के बैठे के हैं। शर्मा जी, राजीव, वही इसीलिए ऐसी भाषा आप राजीव यूज चुप करते कराइए हैं। इनको। उनको सुन लीजिए। राजीव चुप मैं आऊंगा अभी आपको अनुराग राजीव भदौरिया जी चुप के पास कराइए। जाऊंगा, उसके बाद तो सब आप ही की तरफ आएंगे तीर हाथ सारा देश के शर्मा जी जानता है। प्लीज अभी उनको सुन राजीव लीजिए चुप ना, कराइए इनको। उनको प्लीज सुन इन्होंने मेरे लीजिए। पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मैं आप जवाब राजीव, दे इनको दीजिएगा ना, चुप मैं समय दे कराइए। दूंगा, व्यक्तिगत आप टिप्पणी जवाब की दे थी, मैं दीजिए। इनका जवाब क्यों दे रहा राजीव, हूं? इनको चुप कराइए। मैं नहीं, इन्होंने के मुझे शर्मा व्यक्तिगत है जो मैं मैं कह रहा हूं, आपको मैं गालियां समय देते दे हैं। दूंगा ना, उनको कंप्लीट करने दे, फिर आप बोल दीजिएगा। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं। ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बना रखा अरे है सिर्फ मां की भाई, गाली तू देने के लिए? बदतमीजी मत कर। सिर्फ मैंने ये- आज तक कोई गाली नहीं इसकी दी। भाषा है। तेरे पास फिर तर्क प्लीज, नहीं है, इसको तथ्य नहीं समझाइए है। इसको। फिर हम टॉपिक पे रहेंगे ना आशुतोष, फिर समझाइए। टॉपिक पे रहेंगे ना। फिर मैं बता दूं, ये के शर्मा है जो टेलीविजन चैनल पर आके वरना मां की टिबेट गालियां में- देता है। या तो ये है, टिबेट छोड़ के भाग जाओ। ये है वो आदमी। मैं कह रहा नहीं, हूं एक दूसरे को हम तुम्हारे प्रोवोक पास नहीं करेंगे। तथ्य नहीं हम है। क्या फिर मैं- टॉपिक पे फिर नहीं मैं- रह सकते हैं। जेन जी है, देश फिर का मैं युवा बोल है। दूं। हाँ, ये सत्यता आप उस पर नहीं है। आइए। हाँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। समझ मैं गए? फिर बोल दूं, आशुतोष इस जवाब नहीं आदमी दे का पा नाम- रहे हो। के शर्मा जी, इसलिए प्लीज है। व्यक्तिगत आरोप प्लीज। लगा रहे हो। आशुतोष जवाब नहीं दे फिर- पा रहे हो तुम। फिर तुम्हारे पास फिर जवाब नहीं है। तुम्हारा मैंने संजीव, झूठ राजीव, पकड़ लिया है। राजीव, इसलिए तुम नहीं, राजीव, के शर्मा जी, मैं सिर्फ राजीव, आशुतोष जी की आवाज ये आएगी, बदतमीजी है अभी बाकी तुम्हारी। फेड डाउन करें सबका, सिर्फ के आशुतोष जी की आवाज आएगी। हाँ राजीव, आप एंकर थे जब इस आदमी ने मां की गाली दी थी। आप एंकर थे उस वक्त। आपने इंटरव्यू किया था नहीं किया था? बिल्कुल किया था आप, लेकिन वापस टॉपिक पर आए ना। आपने किया था ना? हाँ। तो प्रेम ये शुक्ला आदमी जी थे दोनों को उसमें, ये लोगों को ज्ञान देने आया यहाँ पे। चलिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ, उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर निगोशिएशन कर रहे थे। आज उस बच्चे को ये एंटी नेशनल बता रहे हैं। इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। यह है केंद्र की सरकार और यह है उसका चरित्र। यह देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है। अगर कोई बच्चा जाता है, अगर कोई नागरिक इस देश का जाता है, वो किसी शिक्षा मिनट सर। स्कूल के बारे में ठीक है, देखना मुझे चाहता जवाब है, दीजिएगा। तो क्यों? ठीक है, जो मैं सब इस क्योंकि बदतमीज mixed आदमी को बातें आ रही बोलिए हैं ना, कि तो बीच में बड़ा बोलना बंद कराइए। ठीक है जवाब आशुतोष जी, देने मैं चूंकि मेरे सबके ऊपर पास एक व्यक्तिगत मिनट आरोप है। मेरे चलिए ऊपर व्यक्तिगत 20 आरोप सेकंड है, में मुझे जवाब देने बोलिए दीजिएगा। बोलिए मुझे जवाब दे दीजिएगा इसका। बोलिए के शर्मा जी। पहली बात तो मैं आशुतोष जी को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे यहां पर साबित करे कि मैंने किसी को मां की गाली दी है। ये वो प्रेम शुक्ला वरना जी थे, ये आप नहीं थे। बदतमीज आदमी माफी मांगे इस चैनल में, भाई बोलने ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आशुतोष राजीव, जैसा बदतमीज राजीव, जो उत्तर नहीं दे पाता है, तब दूसरों पर राजीव, व्यक्तिगत आरोप लगाता है। ये राजीव, इसकी अभी सच्चाई है। आपने और अभी ये आपने माना ना कि केवल आपके सामने नहीं किया था। पूर्वाग्रह से आशुतोष ग्रसित जी है। वो प्रेम शुक्ला जी थे, ये आप थोड़ा सा पूर्वाग्रह कंफ्यूज से हो गए मुझे ग्रसित लग रहा व्यक्ति है। है। हाँ, नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं। इसी ये आज तक चैनल कंफ्यूज पे है मैंने ये दिया था। व्यक्ति। मैं और मैं इस आदमी कंफ्यूज को नहीं हूं। झूठ बोलने की मैं आदत बिल्कुल है। कंफ्यूज क्योंकि नहीं हूं। इसके मैं फिर पास मैं देखिए जानता नहीं है। मैं व्यक्तिगत मैं देखिए जानता नहीं है व्यक्तिगत इसके लड़ाइयां एक तरफ, हम मैं फिर मुद्दे पर उत्तर आते नहीं है हैं, इसके फिर मुद्दे पास पर आते हैं। जानता के शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं फिर अच्छी फिर तरीके मुद्दे से पर आते जानता हैं। हूं। मैं ये साबित छोटे नहीं छोटे कर चुप पाएगा। रहे। और धीरेन्द्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, भाई मैं छोटे से कह रिएक्शन रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, ये बदतमीजी अनुराग करने भदौरिया से जी पहले सिर्फ इसे 20 सेकंड में अपनी बात सोचना रखेंगे, पड़ेगा। समय बड़ा कम है। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणियों से समय बचेंगे। बर्बाद करवाते हैं यहाँ पे, ठीक नहीं है। तो आवाज बंद करके हम लोग अपनी बात कहने आए ना, क्योंकि माँ की गाली देने आए ना, तू तड़ाक करने आए ना, तेरा मेरा करने आए हैं। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति संस्कार के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि भाई ये बताइए स्कूल क्या सही चल रहे हैं? अब तो जैन अल्फा रोड पे आता है, कहता है हमारे स्कूल में पानी भर जा रहा है, हमें स्कूल तक जाने के रास्ते नहीं है, हमें मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ खाने में सर्फ यहाँ पे उसे नमक की जगह मिला दिया जाता है। सोचो आप, उनके 30-30 बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अपनी जैन अल्फा अपने मांग कर रहा है, जैन जी तो मांग कर ही रहा था। तो आपसे जब सवाल पूछा जाता है आप वंदे मातरम की बात करते हो, वो बच्चे जिंदगी मौत से जूझने लगते हैं, उनमें सर्फ मिला देते हो आप नमक की जगह, और बात कर रहे हो वंदे मातरम का। बच्चे कैसे गाएंगे वंदे मातरम जब उनको उन बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा? भाई आप स्कूल तो चलवा लो, ठीक से पानी भर जाता है स्कूल में, ठीक है, स्कूल में जाते ठीक है। इसमें पेट टूट जाते हैं, बच्चे कह रहे हैं, धीरेन्द्र बच्चे कह रहे जी, टीचर नहीं धीरेन्द्र आते, जी। बेंचेस नहीं है, स्कूल तबेले में चल रहा है। सोचो आप, और आप कह रहे हो वंदे मातरम करके मेरे बच्चों पास का समय भविष्य बड़ा बना कम है, दोगे। लास्ट एक अरे मिनट बचा, वंदे धीरेन्द्र मातरम जी, सब please। गाते हैं, गाते रहेंगे, सर, इसलिए मैं कह रहा देखिए, हूँ। राजीव जी, ये तीनों विपक्ष के प्रवक्ता सवाल बहुत अच्छे करते हैं। आशुतोष जी, मैं आपकी भी बहुत कद्र करता हूँ। एक आध बार फिसलते हैं, लेकिन आप जो सवाल सही होते हैं वो करते हैं। लेकिन सभी आप प्रवक्ताओं की बातें बहुत अच्छी रहती है, सवाल अच्छे होते हैं। आपके नेता आपका साथ नहीं देते हैं,
जो सवाल आप देश के लिए टेलीविजन पर आकर करते हैं, वही सवाल आपके नेता सदन के अंदर में आकर के नहीं करते हैं ठीक कि है। हमें करना क्या है। ये सरकार जवाब देना चाहती है मेरे ठीक है, भाई, सूर्यवंशी, लेकिन last आप 30 seconds। किससे सुनने देंगे, इसलिए आप थैंक यू। देखिए, असल में राजीव प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को ना वंदे मातरम से परेशानी नहीं है, परेशानी जो है वो उनको अपने वोट बैंक से है। आपको याद होगा अभी 2026 में तुम जो है गद्दारों असम में को है। चुनाव हुए थे ना, तुम आप बताइए गद्दारों को प्रॉब्लम है 29 वंदे में मातरम से से। 26 हम लोग जो तो एमएलए लाठी हैं, खाते थे, एमएलए अंग्रेजों से मुस्लिम खाते थे, थे, और हम इन आज लोगों ने भाजपा जो की लाठी खा रहे हैं। 1937 में भाजपा लोग वंदे गद्दार है। मातरम के 6 से जो इस समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहे हैं आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देश में अब जेनजी की बात होने लगी है, हर दल कह रहा है कि हम अब जेनजी के साथ हैं, उनके साथ संवाद शुरू हो गया। अब जेनजी किसकी बात मानेंगे, ये तो खैर भविष्य के घर में